नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में आपका साथ नहीं छोड़ता। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें हमारा पाठ चल रहा था ज्वालामुखी, जिसके 2 पार्ट हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिए। जिसमें हमने पढ़ा ज्वालामुखी का अर्थ, किसे कहते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण क्या हैं, और विभिन्न आधारों पर ज्वालामुखी के प्रकारों को भी देखा। साथ ही हमने देखा कि ज्वालामुखी के ध्रुव धरातल पर कौन-कौन से पदार्थ बाहर आ रहे हैं। और आज हम इसी पार्ट का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम ज्वालामुखी से बनने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपके सामने रखा था। क्वेश्चन था, पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग शून्य हो जाने पर स्थिर गति व दिशा से चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है जियोस्ट्रोफिक। ये क्वेश्चन पीछे की एग्जाम में आया हुआ है, वहां ऑप्शन में सिर्फ जियोस्ट्रोफिक शब्द दिया हुआ था। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन नहीं दिया हुआ था, तो आप ध्यान रखना, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों देखें। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम दोनों देखें आप। हो सकता है कभी कभी इंग्लिश वर्जन यूं का यूं रख देते हैं, तो आपको वो भी आना चाहिए। तो ऑप्शन में जियोस्ट्रोफिक था, जिसका हिंदी अर्थ होता है भूविक्षेपी। देखिए, अगर सिंपल अर्थों में मैं बताऊं आपको, तो वैसे इसकी परिभाषा इस क्वेश्चन में आ गई कि पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग शून्य हो जाए, तो जो स्थिर गति और दिशा से पवन चल रही है उसको हम जियोस्ट्रोफिक पवन कहते हैं, भूविक्षेपी पवन कहते हैं। थोड़ा सा और अगर आपको मैं समझाऊं तो, समदाब रेखाएं अगर सीधी हो, जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो, बिल्कुल शून्य हो, तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। ठीक है, दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। किस समय? जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण बल बिल्कुल नहीं लग रहा हो, तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। और जब समदाब रेखाओं के समांतर जो पवनें बहने लग जाती है, उनको हम कहेंगे भूविक्षेपी पवन या फिर जियोस्ट्रोफिक विंड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन मैं वीडियो के अंत में आपके सामने रखने वाली हूं, तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम करेंगे ज्वालामुखी निर्मित कुछ स्थलाकृतियों की बातें। कौन कौन सी आकृतियां बनाता है ज्वालामुखी धरातल के बाहर आकर। कुछ स्थलाकृतियां जो पृथ्वी के अंदर बनती है, धरातल के अंदर, उसका भी जिक्र करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी जो आकृतियां बना रहा है, स्थल आकृतियां बना रहा है, वो 2 तरह की होती है, एक तो आंतरिक और दूसरी बाह्य। सबसे पहले बात करें हम आंतरिक स्थलाकृतियों की, तो उसमें सबसे पहले ए जो मैंने लिया है वो है बैथोलिथ। ठीक है, बैथोलिथ की मैं आपको बताऊं परिभाषा, तो देखिए, मैग्मा का विस्तृत गुंबदा आकार जमाव। ठीक है, मैग्मा समझ गए आप, धरातल के अंदर है। मैंने आपको बता दिया कि आंतरिक संरचनाएं हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, आंतरिक जो स्थलाकृतियां हैं वो। तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा का अगर विस्तृत गुंबदा आकार में जमाव हो जाए तो उसे हम बैथोलिथ कहते हैं। इसके किनारे खड़े होते हैं, आकार विस्तृत होता है और गुंबदाकार होता है, गुंबद नुमा होता है। ठीक है, एक बात और बताऊं इसके बारे में मैं आपको, बैथोलिथ जो आकृति बन रही है, यह जहां से ज्वालामुखी का जो मूल बिंदु है, फोकस बिंदु है ज्वालामुखी का, जहां से ज्वालामुखी निकलना स्टार्ट हुआ है, वहां गहराई में वहां बनता है बैथोलिथ। ठीक है, जिसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 100 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होता है। 100 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक इसका क्षेत्रफल होता है। और इसका निर्माण प्रायः ग्रेनाइट से होता है, ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यूएसए का इदाहो बैथोलिथ प्रसिद्ध है।
ठीक है। यूएसए में इडाहो बेथोलिथ है और कनाडा में है कोस्ट रेंज बेथोलिथ। ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात करेंगे बी स्टोक की। बी पर कौन है? स्टोक। यह है बेथोलिथ का छोटा रूप। सेम वो ही चीजें इसकी है, वो ही लक्षण इसके हैं। इसमें जो अंतर है इन दोनों में तो वो है कि बेथोलिथ का यह है छोटा रूप है और वो है बड़ा। तो स्टोक का बड़ा रूप बेथोलिथ और बेथोलिथ का छोटा रूप स्टोक। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात रही नहीं। सी है हमारा लेकोलिथ। सी कौन है? लेकोलिथ, जो छतरी नुमा आकृति बनाता है। स्टोक और बेथोलिथ जो गहराई में पाए जाने वाली स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, अब जो मैं पढ़ा रही हूं आपको, लेकोलिथ से लेकर ये जो भू सतह है उसके पास आकर बनती है। ठीक है, अगर मैग्मा बाहर निकलने को तैयार हो, बाहर आए और ऊपर क्रस्ट में अगर कोई कठोर चट्टान आ जाए तो क्या है कि पहले मैग्मा इधर उधर जहां भी उसको जगह मिलती है, साइडों में जहां भी जगह मिलती है, निकास नली से बाहर निकल कर मैग्मा विभिन्न आकृतियां बना लेता है। उसके बाद में वो जगह जब फुल हो जाती है, उसको जगह नहीं मिलती इधर उधर फैलने के लिए, तब लास्ट में विस्फोट के साथ धरातल पर आता है ज्वालामुखी। ठीक है, तो लेकोलिथ जो आकृति है ये छतरी नुमा आकृति है, या फिर हम इसको मशरूम नुमा आकृति भी कह सकते हैं। ये आकृति आपके सामने बनाई हुई है। ठीक है, ये वाली आकृति है लेकोलिथ। दूसरी अगर हम बात करें लेपोलिथ की तो ये है तस्त्री नुमा। ठीक है, ये भी आपके सामने है तस्त्री नुमा। आप याद इसको, लेपोलिथ और लेकोलिथ सेम सेम शब्द है, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो आप लेपोलिथ को घर में जो प्याली होती है, कटोरी प्याली जो होती है उससे जोड़ सकते हो। लेपोलिथ यानी तस्तरी, यानी प्याली की तरह अंदर से अवतलाकार प्याली की तरह जो आकृति होती है उसको क्या बोलेंगे? लेपोलिथ। ठीक है, नेक्स्ट फेंकोलिथ। तो शब्द से आपको साफ इसको समझ में आ रहा है इसका कि फेंकोलिथ यानी फेंके हुए। कोई रिबन है आपके पास, कोई फीता है, उसको आप फेंको, फेंक के देखो कि वो कैसे एक लहर नुमा आकृति बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फेंकोलिथ। तो मैग्मा का अपनति और अभिनति जमाव जब होता है उसको हम फेंकोलिथ कहते हैं। क्वेश्चन फेंकोलिथ वर्ड न देकर एग्जामिनर कई बार अपनति और अभिनति नाम से भी दे देता है, तो ये दोनों शब्द भी आपको देखने हैं। देखिए, ये जो आकृति बनी है इसमें जो ऊपर वाला ये है, ये दूरी है, मतलब दूर जा रहा है यहाँ से अपनति, और यहाँ जो नीचे की तरफ पास में आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पास में आ रही है ये आकृति, यहाँ क्या बना रही है? अभिनति। ठीक है, नीचे की तरफ अभिनति, ऊपर जो दूरी है उसको अपनति। तो ये आकृतियां किस में बनती है? फेकोलिथ आकृति में। ठीक है, आगे है एफ पे है सिल। तो सिल के बारे में अगर मैं बताऊं तो पृथ्वी की सतह के समानांतर, ठीक है, कुछ मीटर में इसका जमाव होता है और समानांतर होता है ये पृथ्वी के, एक सीट नुमा। ठीक है, इसका छोटा रूप सीट ही होता है जो मीटर से कुछ कम होता है। देखिए ये सिल है, सीट है, और बड़ा वाला सिल है। आप इसको याद रखने के लिए समझ सकते हो कि सीला यानी घर पे बहुत बड़ी कोई चट्टान का टुकड़ा हो, कोई पत्थर का टुकड़ा हो तो हम उसको सीला बोलते हैं, सीला। ठीक है, तो वो हो गया। और उसका जब छोटा टुकड़ा होता है, या आप अपनी सीट पे जहां हम बैठते हैं, कहीं भी घर में, आंगन में, गाड़ी में सीट बिछाकर बैठते हैं, तो ये आप सीट से ले सकते हो कि सीट छोटी होती है और सीला बड़ी होती है, और ये पृथ्वी के समानांतर होती है। ठीक है, बात करें हम अगर डाइक की तो पृथ्वी की सतह के लंबवत, ठीक है, ये एक लंबवत यानी डंडा नुमा, पेंसिल नुमा जो आकृति बनती है उसको हम बोल देंगे डाइक। ये हो गई हमारी कुछ आकृतियां आंतरिक। अब हम बात करेंगे बाह्य स्थलाकृतियों की। ठीक है, 2 नंबर पर कौन है? बाह्य। तो बाह्य जो धरातल के बाहर आकर ज्वालामुखी स्थलाकृति बना रहा है उसको फिर से हम 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सी? एक तो ऊंचे उठे भाग और एक नीचे धंसे भाग। ज्वालामुखी जब धरातल के बाहर निकलता है तो वहां भी 2 तरह की आकृतियां बनती है। एक तो ऊंचे उठ जाते हैं कुछ भाग उनकी, और एक नीचे कुछ धंसे हुए भी भाग होते हैं, उनमें भी अलग अलग आकृतियां बनती है। तो उसके बारे में हम इसको 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले ऊंचे उठे भाग। ऊंचे उठे भागों की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट लिया है मैंने सिंडर या राख शंकु। आपको दिख रहा है सिंडर यानी
शंकु मतलब शंकुनुमा आकृति। तो ये ज्वालामुखी, देखिए इधर आगे, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, ज्वालामुखी क्रिया यानी कंप्लीट जो ज्वालामुखी वहां से स्टार्ट होता है, अपने फोकस बिंदु मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, वहां से लेकर धरातल पर आना, उसका धीरे धीरे जमाव करना, परतदार परत जमाव करना, उसके बाद में मतलब उसका शांत होना, ये कंप्लीट जो क्रिया है उसको ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। उसके वो जो टोटल इसकी जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान राख की विभिन्न परतें जमकर अगर शंकुनुमा आकृति बनाए, ठीक है, शंकु हम सब जानते हैं, शंकुनुमा आकृति बनाए तो उसे हम कह देते हैं राख शंकु या सियंडर, ठीक है। ऊंचाई इसकी 300 मीटर होती है, लगभग 300 मीटर या 300 मीटर से अधिक। किनारे इसके अवतल होते हैं, ठीक है, किनारे इसके अवतल होते हैं, कुछ यूं आकृति होती है इसकी। ये ज्वालामुखी की निकास नली है जो भूगर्भ से आ रही है, ठीक है, और ये किनारे हैं, कैसे हैं? अवतला आकार, ठीक है। ये हो गया अपना राख शंकु। दूसरा कंपोजिट शंकु, परतों का बारी बारी से जमना, यानी समानांतर होकर अगर परतें जमती जाए धीरे धीरे किसी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, तो उसको हम कंपोजिट शंकु बोल देते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो यूएसए में है शास्ता और रेंडियर, जो कंपोजिट शंकु के उदाहरण हैं। जापान में जो फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, वहां भी कंपोजिट शंकु बना है। और ऊपर वाला जो अभी हमने सियंडर या राख शंकु पढ़ा, उसका उदाहरण हमने देखा, ये देखिए आप, उसका उदाहरण है हवाई द्वीप पर अधिक है ये, और मेयान जो ज्वालामुखी है फिलीपींस का, ये इसका मोस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और ऐसी घटनाएं राख शंकु सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? हवाई द्वीप पर मिलते हैं, ठीक है। कंपोजिट शंकु पढ़ लिया हमने, जापान के फ्यूजियामा वाला, और यूएसए में शास्ता और रेंडियर। तीसरा जो है वो है परिपोषित शंकु। परिपोषित यानी किसी और के द्वारा पोषण किया हुआ। इस शब्द से हम अर्थ जो निकालते हैं वो क्या निकलता है कि किसी और के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा पोषण किया हुआ, पोषित किया हुआ जो शंकु होता है उसको परिपोषित शंकु कहते हैं। तो देखिए, निकास नली से, जो निकास नली है उससे शाखाएं निकलकर, मुख्य जो निकास नली है उससे अनेक शाखाएं निकल जाती है अलग अलग साइडों में। इसकी इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगी इन सब की, आप आगे के वीडियो में। यहाँ देखिए आप एक बार की निकास नली से जो शाखाएं निकल जाती है, ठीक है, ये है ज्वालामुखी निकास नली। और यहाँ से अगर अलग अलग ये शाखाएं निकल जाए और पृथ्वी पर आकर छोटे छोटे क्रेटर नुमा, छोटे छोटे क्रेटर नुमा यहाँ आकृतियां बना ले, तो उसको हम बोलते हैं परिपोषित शंकु। उदाहरण की हम बात करें तो यूएसए का जो शास्ता ज्वालामुखी है वो परिपोषित शंकु का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बात करें, ये ऊंचे उठे हुए कुछ भाग थे। अब बात आ रही है नीचे दसे भागों की, ठीक है। नीचे दसी जो आकृतियां हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्रेटर पढ़ेंगे हम। क्रेटर क्या है? तो ज्वालामुखी की जो नली है उस पर स्थित जो गड्ढा होता है उसको हम क्या बोल देंगे? क्रेटर। देखिए, ज्वालामुखी के दौरान, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, मैग्मा बाहर आता है और फिर वो शांत हो जाता है कुछ दिनों बाद। जब वो कुछ समय बाद शांत होता है तो उसमें जो गड्ढा पड़ जाता है, उसके मुंह पर जो छेद होता है निकलने का, मैग्मा निकलने का जो छेद होता है, धीरे धीरे धंसता धंसता वो कुछ बड़ा बन जाता है। क्रेटर मतलब उसमें थोड़ा जगह ले लेता है वो, और जो गड्ढा जो बना है अब, जो ज्वालामुखी के मुख पर, निकास नली के मुख पर जो गड्ढा बना है, उसी गड्ढे को हम क्या कहते हैं? क्रेटर, ठीक है। इसका आकार कुछ कीपाकार होता है, ठीक है, कीपाकार। कीपाकार जानते हो आप आकृति? देखिए, कीपाकार आकृति ये है। तो ये निकास नली थी, ठीक है, ये निकास नली थी। इसका मुंह कुछ यूं ही संकड़ा था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ऐसे यहाँ से धरातल के धंसने से ये क्या हुआ? कीपाकार आकृति लेकर क्या बन गया? क्रेटर बन गया, ठीक है। तो क्रेटर में जल के भरने से जो झील बनती है उसको बोल देंगे हम क्रेटर झील।
दो चीजें बन रही है यहाँ, पहले क्रेटर बना, फिर क्रेटर में अगर जल भर गया, बारिश का जल भर गया क्रेटर में, तो उसको बोल देंगे हम क्रेटर झील। अगर उदाहरण की बात करूं मैं क्रेटर झील की, तो विश्व की सर्व प्रमुख जो झील है वह है टोबा। कहाँ है टोबा? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया जो देश है, एशिया का दक्षिण पूर्वी देश इंडोनेशिया, वहां टोबा झील है जो विश्व की सर्व प्रमुख झील है। भारत की हम बात करें, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप ध्यान में रखिएगा। भारत की अगर सर्व प्रमुख झील की बात करूं मैं क्रेटर झील की, तो वो लोनार है। कहाँ है लोनार? महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। ठीक है, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र स्टेट में। दूसरी जो आकृति है वो है काल्डेरा। अब देखिए आप, काल्डेरा, क्रेटर का विशाल रूप ही काल्डेरा कहलाता है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता कतई नहीं है। क्रेटर अगर आपने समझ लिया तो बस यूं समझ लो कि धीरे धीरे क्रेटर भी बड़ा होता जाएगा, और जब वह थोड़ा विशाल रूप ले लेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? काल्डेरा। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो काल्डेरा, सबसे बड़ा, ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो काल्डेरा है वो कौन सा है? असो नाम से है, जो कि जापान में अवस्थित है। अब बात करते हैं हम दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूपों की। ठीक है, अब दरारी उद्गार पढ़ेंगे। दरारी उद्गार से जो आकृतियां बन रही है उनके बारे में पढ़ेंगे। दरारी उद्गार बताऊं तो कि जो मुख्य निकास नली होती है उसमें कई बार रुकावट आ जाती है, या कोई मतलब डोट आ जाती है, उसमें चट्टान कोई भारी या कठोर चट्टान आ जाती है, तो दरारों के रूप में साइड से, ठीक है, अन्य रास्ता देख लेता है लावा, और धीरे धीरे दरारों से निकलने लग जाता है, धीरे धीरे दरार नुमा आकृति बना, एक निकास नली से ही न होकर लंबी की लंबी दरार नुमा दरारों से निकलने जब लावा लग जाता है तो उसको दरारी उद्गार कहते हैं। अगर मैं बात करूं आपको दरारी उद्गार के बारे में समझाऊं, तो देखिए बहुत पहले हमारी जब पृथ्वी, ठीक है, एक गर्म गोला थी और ये सब महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, धीरे धीरे टूटे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब अफ्रीका और इंडिया अलग हुए, टूटकर अलग हुए, तो अफ्रीका में भी दरारी उद्गार हुआ, ठीक है, और इंडिया में भी, भारत देश में भी दरारी उद्गार हुआ, जिससे निर्मित हुआ कौन? दक्कन का पठार, जो कि उदाहरण है दरारी उद्गार का। ठीक है, दरारी उद्गार से ही निर्मित है अपने भारत देश का दक्कन पठार। जब दो प्लेटें आपस में दूर हुई, दोनों प्लेटें टूटकर आपस में, अफ्रीकन और इंडियन प्लेटें दोनों टूटकर दूर हुई और धीरे धीरे दूर खसकी, तो बीच से दो प्लेटें दूर हुई, तो जो तप्त लावा नीचे था दोनों चट्टानों के, दोनों प्लेटों के, उसको ऊपर आने के लिए जगह मिली और वो दरारों के रूप में ऊपर आया और उससे बन गए फटार। ठीक है, उससे क्या बने? दरारों से जो लावा निकला उससे फटार बने, और दक्कन का जो फटार है इसका एग्जाम्पल है। लावा मैदान की अगर मैं बात करूं, लावा, ये तो फटार है, लावा मैदान भी बनते हैं दरारी उद्गार से। उसकी बात करें तो नेपल्स मैदान है, नेपल्स मैदान, जो कि कहाँ है? इटली में। ठीक है, मेसा और बूटी ये भी दरारी उद्गार है, ये है सिप्रोक में, यूएसए में। सिप्रोक जो वाला है, सिप्रोक जो है मेसा बूटी, ये बूटी का उदाहरण है सिप्रोक। सिप्रोक बूटी प्रसिद्ध है कहाँ की? यूएसए की, जो कि दरारी उद्गार के द्वारा निर्मित है। आगे आकृति की बात करें हम कुछ और, तो अम्ल लावा शंकु और पैठिक लावा शंकु भी बनते हैं। ठीक है, धरातल पर बनने वाली आकृतियों में एक है अम्ल लावा शंकु, जिसका निर्माण अम्लीय लावा से होता है। सिलिका की मात्रा इसमें कुछ अधिक होती है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, और आकार इसका तीव्र ढाल वाला गुंबद होता है। कौन? अम्ल लावा शंकु, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो इसका ढाल कुछ तीव्र ढाल वाला गुंबद होगा, इसका उदाहरण। ठीक है, अगर हम बात करें उदाहरणों की, तो स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है वहां निर्मित जो शंकु है वह है अम्ल लावा शंकु, और दूसरा है पाई डी डोम जो कि फ्रांस में है, वह भी अम्ल लावा शंकु है। दूसरी, आगे मैं बात करूं पैठिक लावा शंकु की, तो पैठिक लावा शंकु यानी
क्षारीय लावा शंकु, तो इसमें क्या है कि सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा कम होती है। अगर सिलिका की मात्रा कम हुई तो लावा अधिक और तरल और पतला होगा। ठीक है, आकार इसका थोड़ा कम होता है, ऊंचाई भी कम होती है और ढाल क्या है, मध्य ढाल वाला होता है। आगे एक आकृति और आई है, लावा डार्ट और प्लग। देखिए, ज्वालामुखी जब शांत होता है, अंत में ज्वालामुखी जब शांत होता है तो उस छिद्र में जो लावा भरकर रुक जाता है, लावा भरा हुआ जो रुक जाता है और एक कठोर चट्टान का रूप ले लेता है धीरे धीरे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लावा डॉट और प्लग। ये कई बार यूं की यूं खड़ी हुई दिखाई देती है जब चारों ओर का शंकु या जो चट्टाने हैं वो हट जाए और वो डॉट यूं की यूं खड़ी रहे, वो प्लग यूं का यूं खड़ा रहे, तो वो दूर से दिखाई देने लग जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो हवाई द्वीप समूह में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। यूएसए में न्यू मैक्सिको में जो है और सिप्रोक है, डेविल टावर है, ये इसके उदाहरण है। अन्य स्थलाकृतियों की अगर हम बात करें तो पर्वत बनते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पर्वतों का भी निर्माण होता है, जैसे रॉकीज, एंडीज, एटलस, ये सब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बने हुए हैं। द्वीपों की बात करूं तो भारत का जो बैरन द्वीप है, ठीक है, बैरन द्वीप, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, ये सब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान इनका निर्माण हुआ है। झीलों की हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा है भारत की लोनार झील और टोबा झील, जो इंडोनेशिया की टोबा झील, ये सब भी झीलें भी ज्वालामुखी से बनी हुई है। गेसर, ठीक है, क्या होता है गेसर, मुख से गर्म जल की फुहारें और वाष्प छोड़ते हैं। ये ज्वालामुखी जो निकास नली होती है वहां से चट्टाने वगैरह न आकर या बहुत न के बराबर आकर, मतलब बहुत कम आकर गर्म जल की फुहारें निकले वहां से या वाष्प निकले, तो उसको हम बोलते हैं गेसर। और आगे है दुहारे, तो दुहारे भी मुख से वाष्प के साथ साथ गैस और खनिज निकले, ठीक है, गैस और खनिज निकले तो उसको हम बोल देते हैं दुहारे। वहां अगर दुहारों की अगर मैं बात करूं तो अलास्का की जो 10,000 धुओं की जो घाटी है, ठीक है, अलास्का की 10,000 धुओं की घाटी प्रसिद्ध है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, ये एक दुहारे का उदाहरण है जो ज्वालामुखी निर्मित है। ईरान का को सुल्तान का दुहारा भी प्रसिद्ध है और न्यूजीलैंड का व्हाइट टापू का दुहारा प्रसिद्ध है। ये कुछ दुहारों के उदाहरण थे, ठीक है। ये हो गई हमारी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां। अब आगे हम इसके कुछ इमेजेस देखेंगे आगे के वीडियो में। जो भी ये आकृतियां बनी है उसकी इमेज ला रही हूं मैं आपके सामने सबकी, जो, ठीक है, अच्छे से समझ लें आप और फिर इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। अब अंत में मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रही हूं जिसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में या फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन है, हवाई द्वीप में स्थित मोना लोवा किस लिए प्रसिद्ध है। हमने पढ़ लिया हवाई द्वीप में मोना लोवा ज्वालामुखी के बारे में। तो आपको मैं एक हिंट दे दूं कि चारों ऑप्शन में आपके सामने ज्वालामुखी जैसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में हम सब जानते हैं कि मोना लोवा में ज्वालामुखी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हवाई द्वीप में जो स्थित मोना लोवा है वो ज्वालामुखी के अलावा किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको अगले वीडियो में देना है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं मिले तो आपको गूगल पे कहीं भी आपको सर्च करना है और इसके बारे में जानना है, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और आप जब इसका उत्तर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में दें या फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।